हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, एक सिंपल बट डेंजरस क्वेश्चन। अगर कोई पूछे देश कितना कमा रहा है, तो क्या हम सिर्फ लोगों की सैलरी देख के जवाब दे सकते हैं, या क्या सिर्फ हम कंपनीज के प्रॉफिट को देखना काफी होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम सिर्फ पैसा नहीं, पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड है। और वही रिपोर्ट कार्ड आज हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट 1, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि देश की इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशंस है। और क्या दिमाग लगाया है इकोनॉमिस्ट ने कि कोई देश की इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकता है ना? तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कि भाई ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है। दोस्तों, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो मेजर करता है इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल इनकम जनरेट कितनी हुई, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एक फिक्स अकाउंटिंग ईयर के अंदर। यस, नेशनल इनकम एक एक साल का कैलकुलेट किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग को के कंसेप्ट को दुनिया को देने वाले हैं दो बड़े ही नोबेल पुरस्कार विनर और दिमाग वाले इकोनॉमिस्ट। वो है सिमोन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। यस, इन्होंने दुनिया को जताया कि जैसे एक कंपनी अपने साल भर की इनकम कैलकुलेट करती है, प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, जैसे एक इंसान अपनी साल भर की इनकम कैलकुलेट करता है, वैसे हर देश को भी अपनी इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए। ओ, इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग दोस्तों एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बन गया। ओ, हु कंपाइल, अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, या नेशनल इनकम को कंपाइल कौन करता है? तो फ्रेंड्स, नेशनल लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अब एनओसी के अंडर, एनएसओ के अंडर आता है। ये इंडिया के नेशनल इनकम अकाउंट्स, जीडीपी, जीएनपी जैसे एग्रीगेट्स को कंपाइल करते हैं और यही रिपोर्ट देते हैं हिंदुस्तान की कि इस साल इंडिया ने कितना ग्रो किया, कितना डेवलप किया। नाउ, बट आपको एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान एक जगह नहीं है। हिंदुस्तान सम ऑफ ऑल द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। यस, हिंदुस्तान छोटे छोटे स्टेट्स में, बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राइट, कर्नाटका, चेन्नई, गोवा, ये सब, बिहार, ये सब स्टेट्स को मिला के, वेस्ट बंगाल, ये सबको मिला के बनता है हिंदुस्तान। तो क्या हिंदुस्तान की इनकम ऐसे ऊपर ऊपर से कैलकुलेट की जा पाती है? नहीं फ्रेंड्स, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले हर स्टेट लेवल की इनकम कैलकुलेट होती है। और जब उन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की इनकम्स को ऐड किया जाता है, तब बनता है वो देश की इनकम। तो इंडिया लेवल पे सीएसओ, नेशनल इनकम
कंपाइल करते हैं, डेटा कंपाइल करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे कैलकुलेट करने के जो डिपार्टमेंट है उन्हें कहा जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, DES। वो है स्टेट लेवल के नाउ नेशनल स्टेट लेवल की इनकम को कैलकुलेट करने की कंपाइलेशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस न, जिनके बिना गाइस ग्रोथ कंपेयर नहीं हो सकती, पॉलिसी की प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट मेजर नहीं हो सकता। नेशनल इनकम के बिना कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ओ, तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम का मतलब है ना, कोई भी देश नहीं कमाता, क्योंकि देश तो एक जगह है। इंडिया क्या है? इंडिया तो एक जगह है अर्थ पे। इंडिया नहीं, इंडिया के लोग कमाते हैं ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर आपको इंडिया की नेशनल इनकम काउंट करनी है, तो आपको इंडिया के 140 करोड़ लोग जो इंडिया तथा वर्ल्ड में फैले हुए हैं, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी सारी साल भर की इनकम को ऐड कर लो, तो आपको इंडिया की नेशनल इनकम मिल जाएगी। ओ, इसे तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन है। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। चाहे फिर वो इंडिया से कमाए, चाहे इंडिया के बाहर से कमाए, उन इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट्स की इनकम होनी चाहिए। तो इंडिया कोई भी देश नहीं कमाता, देश की पॉपुलेशन, देश की जनता, देश की परमानेंट रेसिडेंट्स कमाती है। आपको डेफिनेशन समझा? तो अब आओ फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने कहा कि देश की जनता कमाती है, मतलब इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और इंडिया वाले रेसिडेंट्स कोई भी देश के, मैं इंडिया के पॉइंट से बात कर रहा हूं ना, तो देश के लोग कहां कहां से कमाते हैं? तो देश के लोग दो टाइप की इनकम कमाते हैं, एक डोमेस्टिक इनकम और एक फॉरेन इनकम। राइट? यस। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं, तो डोमेस्टिक इनकम एंड फॉरेन इनकम, ये दो इनकम होती है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम। Foreign income is NFIA, domestic income is NDP at factor cost. नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और फॉरेन इनकम को NFIA कहते हैं। ये दोनों इनकम को ऐड कर लो तो आपका इनकम बन जाता है नेशनल इनकम। और फ्रेंड्स, नेशनल इनकम को एक्चुअली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नेशनल इनकम को नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, नेशनल डिविडेंड भी कहते हैं, नेशनल आउटपुट भी कहते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। लेकिन जो टेक्निकल और ओरिजिनल नाम है वो है नेट national product at factor cost, NNP at factor cost. This is the original name and technical name of national income, net national product at factor cost. तो आपको एग्जाम में अगर पूछे कि national income is also known as, तो आपको बताना है NNP at factor cost। सर ये factor cost क्या है? NNP तो ठीक है, ये factor cost का मतलब है हिंदुस्तान की जनता, लोगों की इनकम, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर उन्हें फैक्टर्स कहते हैं? हाँ, क्योंकि गाइस हम सारी जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो एक फैक्ट्री तो है, और इकोनॉमिस्ट ने फैक्टर्स को चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार कौन है? ये चार इंडिया के 140 करोड़ लोग हैं। सर ये कैसे मान ले हम? तो फ्रेंड्स, आप एक चीज समझो, जो लोग भी आपके घर में इनकम कमा रहे हैं, वो या तो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो लेबर है, या बिजनेस कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर है, या वो इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं तो कैपिटल है, और किसान है तो लेबर लैंड है। और कहीं से इनकम आ ही तो नहीं सकती। लैंड रेंट कमाता है, लेबर सैलरीज एंड वेजेस कमाता है, कैपिटल इंटरेस्ट कमाता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है, और ये 140 करोड़ लोग यही सब तो कमाते हैं। इन सबको ऐड कर लो, देश की इनकम बन जाए। अब ये सारी इनकम चाहे आप इंडिया से कमाओ चाहे इंडिया के बाहर से कमाओ, दोनों को ऐड करोगे तो देश की इनकम बनेगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसलिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ओ, अब समझा? यस। अब देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला नीचे से शुरू होता है, फर्स्ट पहले, फिर सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। ये फॉर्मूला है एक लाइन का, लेकिन इसको समझाने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। डोमेस्टिक इनकम को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और सब्सिडीज ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
बट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये इनकम तो है, लेकिन इस ये एडजस्टमेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिया है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम। ना डोमेस्टिक इनकम को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है और सब्सिडीज प्राइस को रिड्यूस कर देती हैं। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि इंक्लूड होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया जाता है, और सब्सिडीज एक्सक्लूड होती है जो प्राइजेस को कम कर देती है, तो प्राइजेस को वापस लेवल पे लाने के लिए सब्सिडीज को ऐड किया जाता है। और दोस्तों, ये माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडीज, ये दोनों गवर्नमेंट से होता है, और इन दोनों का नेट इफेक्ट को कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको एग्जाम में कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अलग अलग नहीं देंगे, आपको एनआईटी देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप ये समझ जाना कि इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडीज माइनस होके नेट इफेक्ट दिया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, और तब जाकर मिलता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एक्चुअल में डोमेस्टिक इनकम है। ओके, इस तरीके से आता है। हाँ, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, जो हमारे देश की जनता की इंडिया से कमाई हुई इनकम है, डोमेस्टिक इनकम। अब जैसे ही आप डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन इनकम को ऐड करोगे, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इफेक्ट है ये। नेट, आगे वर्ड नेट है, इसका मतलब है रिसिप्ट माइनस पेमेंट। रिसिप्ट मतलब जो हमारे इंडियंस ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर से कमाकर पैसा हिंदुस्तान में लाया, और जो फॉरेनर्स इंडिया में रहकर इंडिया में कमा के पैसा हिंदुस्तान के बाहर भेज रहे हैं, पेमेंट, उसका नेट इफेक्ट को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम। लेकिन देखो, वर्ड फैक्टर ही आएगा, फैक्टर का मतलब देश की जनता। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब आउटसाइड इंडिया, उसका नेट इफेक्ट। ओके, तब जाकर मिलता है आपको नेशनल इनकम, राइट। और गाइस, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हैं सारी चीजें, लेकिन ये बहुत सारे टर्म से बना है, तो इस फॉर्मूले को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? व्हाट इज एनएफआईए? तो फ्रेंड्स, एनएफआईए का मतलब है डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय इंडियन रेसिडेंट्स अब्रॉड। डिफरेंस बिटवीन, ये एक डिफरेंस है जो इंडियन रेसिडेंट्स ने इंडिया के बाहर से कमा के हिंदुस्तान में पैसा लाया, ठीक है। तो इनकम अर्न बाय इंडियन रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, माइनस, माइनस मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस है, एंड इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, और जो इंडिया में फॉरेनर्स ने इंडिया से कमाया। जैसे हिंदुस्तान के लोग इंडिया के बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, इंडिया के बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कमा तो हिंदुस्तान के लोग रहे हैं ना। हाँ, तो वो भी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने कमाया। और जैसे इंडियंस बाहर चले गए, वैसे काफी सारी फॉरेन कंपनीज और काफी सारे फॉरेनर्स इंडिया में आकर कमा रहे हैं। तो इंडिया में अगर कोई फॉरेनर कमा रहा है तो वो हमारा हिंदुस्तान का आदमी है क्या? नहीं, तो हमारे इंडिया के इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडिया से कमाकर पैसे इंडिया के बाहर लेकर जा रहा है। जैसे एप्पल आईफोन बराबर, और बहुत सारी एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंक, और बहुत सारी फॉरेन कंपनियां, वो जो इंडिया में कमा रही है वो इंडिया की नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो हमारे इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट नहीं। तो उन्होंने कमाया तो उसको हम माइनस कर देंगे। ओ, तो यहां पर आपका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला है इनकम ऑफ डोमेस्टिक, इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर एम्प्लॉयड इन रेस्ट इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्री, माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो दोनों के बीच में का डिफरेंस। अब गाइस, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, एनएफआईए इज इक्वल टू नेट सैलरी टू द एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन एक चीज बताऊं दोस्तों, एनएफआईए कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। क्या बात कर रहे हो? एनएफआईए पॉजिटिव नहीं होता हमेशा, ये जरूरी नहीं। एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है इफ रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट। एनएफआईए नेगेटिव भी हो सकता है इफ पेमेंट इज मोर देन रिसिप्ट्स। एनएफआईए जीरो भी हो सकता है इफ रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट्स। ना, तो जीरो होना तो पॉसिबल नहीं है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। ओ गाइस, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। अगर एनएफआई ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर एनएफआई ये नेगेटिव होता है तो दैट मींस डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन द नेशनल इनकम।
और NFI अगर जीरो है तो दोनों का फिगर इक्वल हो जाएगा। ओके, तो गाइज मैं इतना कह सकता हूं कि NFIA नेट इफेक्ट दिखाता है फॉरेन इनकम्स का। जितना करेंसी इंडिया में फॉरेन करेंसी आई माइनस जितना फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर गई, उसके नेट इफेक्ट को NFIA कहते हैं। ओके, तो अब सवाल ये उठता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जहां से हमारा फॉर्मूला शुरू हुआ था, पहले उसके बारे में समझे। जीडीपी का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, produced within the domestic territory during a given time period, produced within a domestic territory बराबर during a given time period। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ओ यस, जितना भी प्रोडक्शन या जितना भी डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर कमाई हुई हो, तो ये बाउंड्रीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसमें इंक्लूड होता है इंडियन रेसिडेंट्स एंड फॉरेन रेसिडेंट्स। ओ, ये देखो जीडीपी, हिंदुस्तान, जो भी इंडिया में कमाया गया वो जीडीपी है, चाहे फिर वो इंडिया ने कमाया, इंडियंस ने कमाया हो, चाहे फॉरेनर्स ने कमाया हो। जीडीपी इंडियंस या फॉरेनर्स पे फोकस नहीं करता, जीडीपी देश की बाउंड्रीज पे फोकस करता है। ओके, इससे मैंने एग्जांपल लिखा है, अगर कोई चाइनीज सिटीजन टेम्परली इंडिया में काम कर रहा है तो वो जीडीपी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर काम कर रहा है, जर्मनी में काम कर रहा है ना, तो भले वो इंडियन सिटीजन है, वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जर्मनी में है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। तो आप इतना दिमाग में रखें, जीडीपी इंडियंस या फॉरेनर्स पे फोकस नहीं करता, जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करता है ना। इंडिया में चाहे इंडियंस ने कमाया हो, चाहे फॉरेनर्स ने कमाया हो, दोनों ऐड होंगे। ओके, जीएनपी, गाइस जीडीपी और जीएनपी के बीच में का डिफरेंस जो है वो खाली एनएफआई है। जीडीपी मतलब डोमेस्टिक इनकम, और उसमें अगर आप एनएफआई ऐड कर दें तो वो जीएनपी बन जाता है ना, क्योंकि जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक इनकम है और जीएनपी का मतलब है ना फॉरेन इनकम। अरे ये चीज समझा, हाँ कि ना? फ्रेंड्स, अब देखो, अगर आपको जीडीपी और जीएनपी को एक्चुअल में समझना है तो डायग्राम से समझ लो, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। जीडीपी में नेशनल बाउंड्रीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो जीडीपी कहा जाएगा, चाहे फिर वो इंडियंस ने प्रोडक्शन किया हो, चाहे वो फॉरेनर्स ने। लेकिन जीएनपी में सिर्फ इंडियंस का कमाया हुआ ही कंसिडर होता है, फॉरेनर्स इग्नोर हो जाते हैं। और वो चाहे पूरे इंडिया वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया में कमाया हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में कमाया हो। ओ, इज इट? यस, इसलिए इंडियन प्लस एनएफआई ऐड किया जाता है नाउ। इसका मतलब जीएनपी सिर्फ इंडियन इनकम्स पे फोकस करता है, सिर्फ इंडियन इनकम्स पे, इंडियन रेसिडेंट्स की इनकम्स पे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कमाया हो। मतलब जीएनपी नेशनल बाउंड्रीज पे फोकस नहीं करता, पर इंडियन रेसिडेंट्स पे फोकस करता है। जीडीपी इंडियन रेसिडेंट्स पे फोकस नहीं करता, नेशनल बाउंड्रीज पे फोकस करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। तो आप देख सकते हो, जीडीपी का है मतलब है इट इज अ टोटल इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन बट इन डोमेस्टिक टेरिटरी। It includes production done by foreign residents and foreign companies in India, but it excludes production done by Indian residents and in companies outside India. GDP को outside India से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ विद इन इंडिया ध्यान देगा। GNP इस ये टेरिटरी को ध्यान नहीं देता, इट्स टोटल इनकम अर्न बाय ओनली एंड ओनली इंडियन परमानेंट रेसिडेंट्स कॉल्ड नेशनल्स। इट एक्सक्लूड सच ट्रांजैक्शंस। ये फॉरेन रेसिडेंट्स या फॉरेन कंपनी ने अगर देश के अंडर प्रोडक्शन किया है तो वो एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन अगर किसी इंडियन कंपनी या इंडियन रेसिडेंट ने इंडिया के बाहर प्रोडक्शन किया है वो उसे इंक्लूड करते हैं। मतलब ये परमानेंट रेसिडेंट्स पे फोकस करते हैं और जीडीपी वाले डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये चीज समझा? श्योर। जीडीपी एंड जीएनपी, ये कंसेप्ट समझा ऑल ऑफ यू? श्योर। तो अब देखते हैं जीएनपी और जीडीपी के बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम्स इन इंडिया। नाउ, इंडिया में किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है? गाइस, उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो कैसे है देश में? गाइस, सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू continuous circulation of production, income generation and expenditure between different sectors of the economy.
डिफरेंट सेक्टर का मतलब है तीन सेक्टर होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। बराबर, उसे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ऑल ऑफ यू, थ्री फेजेस हैं इसके। पहला प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम फेज, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज। गाइस, और ये इन तीनों फेजेस से, इन तीनों में ही पैसा सर्कुलेट होता है। प्रोडक्शन फेज, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम फेज, अब for factors owners earn income। और डिस्पोजिशन फेज, इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये फ्लो इकोनॉमी को कंटिन्यूसली चलाता है ना, और इसी से पूरा देश चलता है, एक्चुअली पूरी दुनिया चलती है। प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से इनकम होगी, इनकम से फिर हम जो ने जो प्रोडक्शन किया है उस पर खर्चा करेंगे, खर्चा किसी और की इनकम बनेगा, और ये फिर से प्रोडक्शन होगा। और गाइस, इसी सर्कुलर फ्लो से तीन मेथड्स बने हैं: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड डिस्पोजिशन मेथड। इससे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और गाइस, तीनों मेथड्स के एंगल्स अलग हैं, डेटा कलेक्शन अलग है ना, लेकिन तीनों से जो नेशनल इनकम आता है, तीनों से मेथड से, तीनों में से कोई भी मेथड, सबका फिगर सेम होता है। तो आउट ऑफ ऑल द थ्री फिगर, आप कोई भी मेथड से देश, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई भी मेथड से अगर अपने देश की इनकम कैलकुलेट करे, तीनों मेथड से नेशनल इनकम का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। ओके, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं सर। तीनों यूज करें तो तीनों यूज करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट जिस तरीके से, जैसा कंट्री का फेवरेबल डेटा अवेलेबल होगा, वो मेथड को सिलेक्ट करके वो देश, गवर्नमेंट अपने कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज किया जा सकता है। लेकिन सर, तीनों में से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट और लॉजिकल मेथड है? ऑफ कोर्स इनकम मेथड। जब आप देश की इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो तो डायरेक्टली इनकम फेज से जाओ, इनकम मेथड से कैलकुलेट करो। ओके, प्रोडक्शन मेथड और डिस्पोजिशन मेथड ये थोड़े से इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट नहीं। इसलिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए विच मेथड इज द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ऑब्वियसली आप सिलेक्ट करेंगे इनकम मेथड। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ओ, इस मेथड में सिंपल है, पूरे कंट्री में जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से हुआ हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से, चाहे वो टर्शरी सेक्टर से, उसकी पूरी मार्केट वैल्यू को ऐड किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रोडक्शन से ही तो इनकम होती है। तो इसमें फॉर्मूला देखो, दो स्टेप्स पे है। स्टेप वन, सबसे पहले आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसे जीवीए भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अगर आपको एग्जाम में जीवीए वर्ड यूज करे तो आप उसे जीडीपी ही समझना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स माइनस उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यू को इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि एक का फिनिश गुड दूसरे का रॉ मटेरियल बनता है, इसलिए हम खाली वैल्यू एडिशन लेते हैं, पूरा का पूरा मार्केट प्राइस नहीं लेते। तो उनकी मार्केट प्राइस में से हम वैल्यू एडिशन माइनस कर देंगे ना, ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपने रॉ मटेरियल की वैल्यूज को माइनस नहीं किया तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। अब वो चाहे डोमेस्टिक से परचेस किया हो या इंपोर्ट्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, या आप उसे जीवीए एट मार्केट प्राइस कह सकते हैं। अच्छा, जीवीए एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है। सेल्स वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आप अकाउंट्स वाले हो, जो दोनों के डिफरेंस का चेंज होता है वो भी करंट ईयर का सेल्स होता है, राइट? तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जो वैल्यू ऑफ आउटपुट देगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जैसी इंफॉर्मेशन वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगी। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेरा मोटो नहीं है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से मुझे निकालना है नेशनल इनकम। तो स्टेज टू, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? तो वही थ्री लेयर ऑफ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे नाउ। तो वो सिंगल लाइन में है,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आप नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, मतलब माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज का नेट इफेक्ट, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, प्लस एनएफआई ऐड करेंगे तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ये है प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला। कैलकुलेशन अगर आए तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा ना। कुछ छोटे छोटे नोट है जो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला नोट, प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला में कह चुका हूं। ओन प्रोडक्शन बाय प्राइमरी सेकेंडरी, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन आपने बेचने के लिए नहीं प्रोडक्शन किया है लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए किया है, बट इस साल कंट्री का नेचुरल रिसोर्स तो यूज हुआ है तो वो भी ऐड होगा। इंप्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर भी इंक्लूड होगा। गाइस, इंप्यूटेड रेंट का मतलब है ये एक्चुअल में इनकम नहीं है, ओनर अपने घर का रेंट पे नहीं करता बट हाउसिंग सर्विसेज एंजॉय जरूर करता है, तो ये भी एक इनकम जनरेट होती है, ऐसा कहा जाता है, इसे उसको भी ऐड किया जाता है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें ध्यान रखना हमेशा नेशनल इनकम में ऐड होंगी। ओके, और एक और चीज, आपको एक चीज बता दूं, जीडीपी प्रोडक्शन मेथड से आपको सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा, उसके बाद आप स्टेज 2 पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था प्रोडक्शन मेथड, जहां पे मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। अब है इनकम मेथड, विच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड, और यही मेथड से एक्चुअली देश की इनकम कैलकुलेट की जानी चाहिए ना। इसे इनकम मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं। गाइस, इस मेथड में ऑल फैक्टर इनकम्स को ऐड किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और फिर एनएफआई अलग से ऐड किया जाता है। तो ऑल फैक्टर्स इनकम का मतलब क्या होता है? लैंड को रेंट पे करना, लेबर को सैलरीज एंड वेजेस पे करना, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पे करना, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स एंड मिक्स इनकम्स पे करना। तो जब आप सारे फैक्टर्स की इनकम्स को ऐड करते हैं तब जाकर बनता है देश की डोमेस्टिक इनकम ना। लेकिन स्टेज 1, तो देखो पहले फॉर्मूला, ऑल फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स को ऐड किया जाता है। स्टेज 1 है, सबसे पहले हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। अब सुनो, प्रोडक्शन मेथड में हमने स्टेज 1 में जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला था, राइट। इनकम मेथड से आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली फैक्टर की इनकम कंसिडर करते हैं। इसमें तीन चीजें आएंगी, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, मतलब सैलरीज एंड वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये एक टेक्निकल नाम है, नीचे बताऊंगा, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब नेट प्रॉफिट्स। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तब जाके बनता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में सीधे सीधे एनएफआईए माइनस ऐड कर दीजिए ना, तो आपको मिल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसे कुछ नोट याद रखने के लिए, नोट 1 है कि आपको इनकम मेथड से कभी भी जीडीपी नहीं मिलेगा, हमेशा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डिराइव होता है, जीडीपी नहीं, और इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यूज आ चुके हैं। नाउ फॉर्मूला, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में तीन चीजें ली जाती हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, मतलब सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, और एनी अदर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बॉस। मिक्स इनकम, मिक्स इनकम का मतलब है नेट प्रॉफिट्स, ओके, मिक्स इनकम नाउ। और दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है, इसमें तीन चीजें आती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी इनकम को ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। ऑपरेटिंग मिक्स इनकम और कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय को ऐड करोगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा। मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में कुछ भी मिसिंग कर सकते हैं। नाउ दे कैन आस्क यू कैलकुलेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो आपको तीनों फिगर देंगे, आपको इन तीनों को ऐड करना है। ऐसा भी कह सकते हैं, दे कैन आस्क यू ऑपरेटिंग सरप्लस, और वो आपको रॉयल्टी, इंटरेस्ट और ये तीनों दे दें, तो आपको इन पांचों को ऐड करना है, तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। तो अगर आपको चार्ट पता होगा तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाना है। अब सवाल ये है कि सर मिक्स इनकम क्या होती है? मिक्स इनकम का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग लेबर भी देते हैं और कैपिटल भी देते हैं, इसके लिए उनकी इनकम मिक्स होती है ना। इसे मिक्स इनकम का डेफिनेशन है, व्हेन लेबर इनकम कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कैपिटल इनकम इट इज कॉल्ड मिक्स इनकम। जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जैसे लॉयर्स, इंजीनियर्स, ट्रेडर्स और प्रोप्राइटर्स हमेशा मिक्स इनकम अर्न करते हैं।
फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, इनकम मेथड से डायरेक्टली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है और प्रोडक्शन मेथड से डायरेक्टली जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, बट प्रोडक्शन मेथड थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, बट ग्रेटली यूज होता है। तीसरा मेथड है फ्रेंड्स मिक्स इनकम, आपको समझा? यस। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड ये सबसे इनडायरेक्ट मेथड है। किसी भी देश की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड लीस्ट ऑप्शन होना चाहिए ना। ये लीस्ट मेथड है, ये बहुत इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब आप किसी के एक्सपेंस से दूसरे की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो ना। अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो और देश की इनकम कैलकुलेट करनी हो तो लास्ट चॉइस होनी चाहिए। नाउ व्हाट दिस इंडिकेट्स, गाइस, इस मेथड में हम पूरे साल में सोसाइटी ने जितना खर्चा किया है वो सारी चीजें ऐड करेंगे। इन दिस मेथड हम देखते हैं फाइनल यूजर्स ने कितना खर्चा किया। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड मेथड है। और जब मैं फाइनल यूजर्स कहता हूं, जब मैं कंज्यूमर्स कहता हूं, तो मैं दो लोगों की बात करता हूं, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। ओ, क्योंकि कंज्यूमर्स भी फाइनल कंज्यूमर है और गवर्नमेंट भी फाइनल कंज्यूमर है। कोर लॉजिक ये है, जितना खर्चा होता है उतना ही इनकम जनरेट होता है। मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑलवेज इनकम। ये बेसिक लॉजिक लगाया गया है, इसके पीछे का कोर लॉजिक। तो लॉजिक क्या है, आप इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। कैसे? जितना भी खर्चा हुआ है फाइनल एक्सपेंडिचर का आप सम ले लेंगे। सर ये कैसे मिलेगा? तो सारा खर्चा पूरे साल में तीन चीजें होती हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, प्लस एक्स माइनस एम। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, then net export can be positive. If net export is less than import, then can be negative, and if both are equal, can be zero. ओके, नाउ अब आपको जीडीपी मिल जाएगा, लेकिन जीडीपी हमारे इस चैप्टर का पर्पस नहीं है। फिर स्टेज 2 आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इंटरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एनएफआई ऐड करेंगे, तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। बट सवाल ये है कि ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है, इसको मैंने एक चार्ट में कन्वर्ट किया है कि सर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अब ये टेक्निकल वर्ड है, जरा संभालना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन करने वाले दो ही हैं, एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स करते हैं, एक्सपेंस ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस फॉर ऑन कंजम्पशन और डोमेस्टिक सर्विसेज ना, और गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे खर्चा, हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे आप ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे जीडीएफसी, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म आएगा, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जीडीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कंट्री में तीन लोग करते हैं, थ्री सेक्टर मॉडल, अगर आपको याद होगा, आप ये थ्री सेक्टर मॉडल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। हाउस होल्ड इन्वेस्ट करता है एसेट्स में, ज्वेलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में। फर्म इन्वेस्ट करता है फिक्स एसेट्स पे, इन्वेंट्रीज पे। और गवर्नमेंट एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट करता है ब्रिजेस, डैम्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन सबको ऐड करोगे तो जीडीएफसी मिलेगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो मैंने कहा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तब जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। ओके, तो आपको एग्जाम में इन सबका सब बाइफरकेशन देंगे। आप इस फॉर्मूले को यूज करके पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे और फिर पहुंचेंगे नेशनल इनकम तक। तो ये थे तीनों मेथड्स जिसके थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तीन ही मेथड्स हैं। हर कंट्री इन तीनों में से कोई भी मेथड जो उनके देश को सुटेबल हो उस तरीके से सिलेक्ट कर कर वो अपने देश का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब ये तो आप समझ गए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, लेकिन अब आपको ये समझना होगा फ्रेंड्स कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते, नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ट्रांजेक्शंस नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। गाइस, ये 7 ट्रांजेक्शंस हैं जो कभी भी, जो इनकम जैसी लगती हैं, शायद इनकम है भी, लेकिन इनको कभी भी करंट ईयर के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि गाइस, ये करंट ईयर के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट नहीं होते।
नेशनल इनकम का कोर है कि करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। अगर जो करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, वो करंट ईयर के नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो सकता। वो करंट ईयर के नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहला है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, देयर वैल्यू ऑलरेडी एम्बेडेड इन द फाइनल गुड्स। गाइस, इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है, तो अब इनको अलग से इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए एक्सक्लूड होते हैं। अगर इनको इंक्लूड किया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। और आपको डबल काउंटिंग का मतलब पता है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है दो बार नहीं, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, मतलब मोर देन वंस, सबको डबल काउंटिंग कहते हैं। सेकेंड है नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज, मतलब इसमें सर्विस का प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन मनी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, जैसे हाउस होल्ड चोर्स, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, सर्विस ऑफ मदर एंड वॉलंटियर वर्क। नाउ, ठीक है, हेल्पिंग टू अ फ्रेंड्स, प्लेइंग म्यूजिक फॉर द प्लेजर, ये सब नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज है, इनकी मनी वैल्यू नहीं होती, इसलिए नाउ इनको ऐड नहीं किया जाता। सेकेंड हैंड सेल्स, फ्रेंड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है। जैसे सेल ऑफ यूज्ड गुड्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट प्रोडक्शन। जैसे आपको एग्जाम में आ सकता है सेलिंग यूज्ड कार, फर्नीचर, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा, ये पास्ट प्रोडक्शन होते हैं, करंट के नहीं, और जो करंट के प्रोडक्शन नहीं वो करंट नेशनल इनकम के पार्ट नहीं। ट्रांसफर पेमेंट, फ्रेंड्स, ये इनकम जैसी दिखती है, ये लोगों के बीच में पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन एक्चुअल में रियल में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मनी ट्रांसफर होते हैं, इसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जैसे पेंशन, इनमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता, इसे मैं एक लाइन में कहूं तो फ्री में पैसे बांटना होता है। पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, डोनेशन, गिफ्ट, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स एक्सेट्रा। गाइस, ये गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज नहीं है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं है, फ्री में पैसा बांटना है गरीबों को वगैरह को ना, इसमें ये प्रोडक्शन नहीं, ये खाली मियर पैसों का ट्रांसफर है, और मियर पैसों का ट्रांसफर नेशनल इनकम का पार्ट कभी नहीं बनता। देन विंडफॉल इनकम, नाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। गाइस, शेयर मार्केट में शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीद के और बेच के जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो भी प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। ओके, इसमें सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है। नाउ विंडफॉल एंड इलीगल इनकम, फ्रेंड्स, इनकम कमाई हुई फ्रॉम विनिंग इनकम, लॉटरी इनकम, बेटिंग इनकम, गैम्बलिंग, स्मगलिंग एक्टिविटीज, ये सब भी ऐड नहीं होती। विंडफॉल का मतलब है लक पे कमाया हुआ, लक पे कमाया हुआ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। आप लकी थे तो आपको इनकम हो गई, नाउ लॉटरी लग गई, लेकिन ये ग्रोथ का हिस्सा नहीं हो सकता, इसको ऐड नहीं करते। इलीगल इनकम मतलब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो देश में बैन है, बैन एक्टिविटी से इनकम तो हुई है लेकिन उसे कभी भी देश के ग्रोथ में कंसिडर नहीं किया जा सकता, इसे उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड वेरियस इंटरेस्ट इनकम, गाइस, कुछ लोन्स पे अगर इंटरेस्ट लोगों को मिलता है वो इनकम तो है लेकिन वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करती। वो है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेब्ट्स और इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर लोन्स, ये दोनों ही करंट प्रोडक्शन के हिस्से नहीं होते, इसलिए इन दोनों को भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। ये 7 ट्रांजैक्शंस हैं जो कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जा सकते। तो गाइस, जिसको इतने टॉपिक्स आते हैं उसको बेसिकली नेशनल इनकम आता है। नाउ नेशनल इनकम यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कुछ 5 से 6 इधर उधर के कंसेप्ट्स हैं। नेशनल इनकम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये उसके आइट साइड के सब पार्ट्स हैं। आ जाओ देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में। पहले तो 3 कंसेप्ट जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उनको पढ़ने से पहले समझो। अभी अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से हम डिराइव करेंगे प्राइवेट इनकम, जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होगा। प्राइवेट इनकम से हम डिराइव करेंगे पर्सनल इनकम, नाउ, और पर्सनल इनकम से हम डिराइव करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सर ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? हाँ जी। सर ये कैसे? हाँ, एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो फॉर्मूले बाद में कर लेंगे। नेशनल इनकम का मतलब है पूरे देश की इनकम, जिसमें पब्लिक आ गई, हाउस होल्ड आ गए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस आ गए और गवर्नमेंट आ गया। इन तीनों को मिला लो तो बन जाती है नेशनल इनकम। अब हमको चाहिए प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस इनकम्स होती हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट को हटा दो नेशनल इनकम में से तो आपको क्या मिल जाएगा? प्राइवेट इनकम। तो मैं ऐसा कह सकता हूं
कि नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट इनकम, मुझे प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ओ, ना, प्राइवेट इनकम से फिर मुझे चाहिए पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब है सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम्स, मतलब आप उसमें से प्राइवेट इनकम माइनस कर दो। तो अगर आप प्राइवेट इनकम में से, सॉरी, प्राइवेट इनकम में से बिजनेस इनकम्स को माइनस कर दें, प्राइवेट इनकम मतलब बिजनेस इनकम्स, तो आपको पर्सनल इनकम मिल जाएगी। ओके, अब पर्सनल इनकम जो मेरी अपनी मेहनत की इनकम है, ये पर्सनल इनकम मिल गई। लेकिन मुझे चाहिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हमारी इंडियन गवर्नमेंट पर्सनल इनकम पे इनकम टैक्स लगाती है, तो जैसे ही आप उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखो, नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट इनकम माइनस कर दो, प्राइवेट इनकम मिल जाती है। प्राइवेट इनकम में से बिजनेस इनकम माइनस कर दो, पर्सनल इनकम मिल जाती है। पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स माइनस कर दो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। और ये बन गए हमारे अदर कंसेप्ट के तीन अलग अलग कंसेप्ट। नेशनल इनकम तो पढ़ चुके थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब देखिए आपको, लेकिन तुरंत तुरंत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। प्राइवेट इनकम का मतलब है इनकम ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर, बराबर। तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले आप लेंगे नेशनल इनकम, सबसे पहले आप लेंगे नेशनल इनकम, बराबर। दैट इज एनडीएफसी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, इनकम मेथड से कैलकुलेट किया हुआ इनकम। अब उसमें से आप गवर्नमेंट की इनकम्स को माइनस कर दें, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड कहते हैं। ये गवर्नमेंट की इनकम्स है। इनकम ऑफ गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट माइनस होगा, और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस माइनस होगा। जैसे ही आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपकी गवर्नमेंट की इनकम रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन कुछ दो ट्रांजैक्शंस आप ऐड करेंगे जो इस ईयर की पब्लिक की इनकम है, लेकिन नेशनल इनकम में कभी ऐड नहीं हुई, जो हमने नेवर रिकॉर्डेड इन द ट्रांजैक्शन इनकम ऐड करी। जो हमने पढ़ा, ट्रांजैक्शन नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वो है ट्रांसफर पेमेंट्स और वेरियस इंटरेस्ट इनकम। ये दोनों नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं थे, इसलिए इसको अलग से ऐड करेंगे। क्योंकि भले ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है, पर ये लोगों की करंट की इनकम तो है ना। तो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, इसे कहते हैं उन्होंने पैसा लिया लेकिन उन्होंने कमाया कभी नहीं, क्योंकि वो नेशनल इनकम में कभी ऐड नहीं होती। दैट इज ट्रांसफर इनकम और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स। तो आप दो आइटम को लेस करेंगे, दो आइटम को ऐड करेंगे नेशनल इनकम से, आपको प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ओ, तो ये था प्राइवेट इनकम, बराबर। ओके, ये चीजें समझ आई। यस, अब आ जाओ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब होता है ओनली हाउस होल्ड इनकम। तो मैंने आपको अभी भी बताया, प्राइवेट इनकम से बिजनेस इनकम माइनस कर दो, तो आपको पर्सनल इनकम मिल जाए। तो पर्सनल इनकम को हम प्राइवेट इनकम से सॉल्व करेंगे। तो पहले प्राइवेट इनकम लेंगे। इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में पर्सनल इनकम पूछा गया, तो भी आपको सबसे पहले प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्राइवेट इनकम के आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब पर्सनल इनकम में से बिजनेस की इनकम्स को माइनस कर दो। नाउ बिजनेस की इनकम को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स। ये दोनों माइनस करते ही पर्सनल इनकम आ जाएगी। ओके, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कॉर्पोरेट टैक्स जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। नाउ ये दोनों ही प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस की इनकम होती है। ये दोनों को ऐड करो तो ये बिजनेस की इनकम बनती है, जो अगर आप प्राइवेट से निकाल दो तो सिर्फ पर्सनल इनकम बचेगी। होप यू अंडरस्टूड। यस, तो ये थी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से निकलता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है लोगों के हाथ में एक्चुअल स्पेंडेबल इनकम। हमारे इंडिया में लोग जितना कमाते हैं उतनी पूरी वो खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हमारे इंडिया में इनकम टैक्स लगता है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो इनकम जो लोग अपने खुद पे खर्चा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल इनकम में से, मतलब ये पर्सनल इनकम मिल गया, इसमें से आप पर्सनल इनकम टैक्स माइनस कर दें, या दूसरे कोई अलग अलग गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते होंगे दूसरे दूसरे देश में, वो माइनस। तो जैसे ही आप पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्स माइनस करेंगे, आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गाइस डिसाइड करता है कि लोग कंजम्पशन कितना करते हैं और सेविंग्स कितना करते हैं, क्योंकि यही तो उनके खर्चे की इनकम है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पर कैपिटा इनकम। इट इज पर कैपिटा इनकम। नाउ पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, एवरेज इनकम पर पर्सन इन द कंट्री। एक साल में एक आदमी ने एवरेज बेसिस पे कितना कमाया। ओ, नाउ तो इसका फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू
नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जितनी भी पूरे देश की इनकम है उसको डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दो, एवरेज बेसिस पे एक आदमी की इनकम आ जाएगी। गाइस ये रियल डेटा नहीं होता, ये एवरेज बेसिस का डेटा होता है। लेकिन पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट क्यों करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर है, बट परफेक्ट मेजर नहीं होता, राइट क्योंकि देश में किसी की भी इनकम इक्वल नहीं है, पर एवरेज बेसिस पे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक परचेसिंग पावर समझ में आ जाता है। नाउ अब आ जाओ, स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन ये चार टॉपिक, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक थे। अब एक लास्ट टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। फ्रेंड्स इसको आप कह सकते हो नॉमिनल जीएनपी वर्सेस रियल जीएनपी, ठीक है। और यू कैन से नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन वर्सेस रियल नेशनल इनकम। दोस्तों नेशनल इनकम होती है, पर उसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ एक होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना एट करंट मार्केट प्राइस। अगर आप अपनी नेशनल इनकम को करंट ईयर के प्राइस पे मेजर करते हैं, मतलब उसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इफेक्ट आता है, तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू करंट प्राइस, बराबर। नाउ इकोनॉमी की ट्रू परफॉर्मेंस नहीं बताता, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इंक्लूड होते हैं, बराबर। नाउ ये इकोनॉमी का ट्रू परफॉर्मेंस नहीं बताता, क्योंकि ये प्राइस के बढ़ने से भी नेशनल इनकम बढ़ जाते हैं और प्राइस के कम होने से भी नेशनल इनकम कम होते हैं। तो फ्रेंड्स नॉमिनल जीडीपी दो वजह से चेंज होता है, एक क्वांटिटी के प्रोडक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी चेंज होता है, और एक मार्केट में प्राइसेस की चेंज होने से भी चेंज होता है। मतलब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंसीडर करता है, इसके लिए इसे नॉमिनल कहा गया है। ये रियल परफॉर्मेंस नहीं बताता, क्योंकि प्राइस की वजह से वैलिडेट नहीं होता, प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर आपको रियल में देश का परफॉर्मेंस जानना है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम बेस ईयर के प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर प्राइस मतलब पास्ट ईयर, जो आपने जिसको आपने स्टैंडर्ड ईयर माना होगा, उस प्राइस पे हम करंट ईयर के प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर में क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू बेस ईयर प्राइस। नाउ यहां पर हम करंट प्राइस नहीं लेते, तो हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इग्नोर करते हैं। और जब आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इग्नोर करते हो, जब आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इग्नोर करते हो, तब आप एक्चुअल में रियल परफॉर्मेंस चेक कर पाते हो, और वो है रियल जीडीपी एट करंट प्राइस। और आपको पता है रियल जीडीपी ही एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। तो अगर आपको कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ या रियल परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो आपको हमेशा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इग्नोर करके आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहिए, रियल नेशनल इनकम मतलब बेस ईयर प्राइस पे। नाउ अगर रियल जीडीपी सिर्फ एक वजह से ही इंक्रीज होती है डिक्रीज, वो है क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। और रियल ग्रोथ तभी है जब देश में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, ना कि प्राइस कम या ज्यादा हो। तो आप समझे नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। यस, अब इस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से एक कंसेप्ट डिराइव हुआ, जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक इंडेक्स है दोस्तों। जीडीपी डिफ्लेटर क्या काम आता है? जीडीपी डिफ्लेटर 2 इयर्स के नेशनल इनकम के बीच में का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ये चेक करता है कि 2 इयर्स के बीच में आपके बेस ईयर और आपके करंट ईयर के बीच में कितनी महंगाई बढ़ी। तो सर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर का एक्चुअल फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये तो हम करंट ईयर जीडीपी एट करंट प्राइस भी लेंगे, कभी कभी एग्जाम में जीडीपी एट करंट प्राइस कहेंगे, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लेंगे इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं, और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। तो वो लोग कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, इंटू 100 कर देना। अच्छा, आपको कभी कभी एग्जाम में नॉमिनल जीडीपी देंगे
और रियल जीडीपी कैलकुलेट करने को कहेंगे। तो आपका फॉर्मूला होगा रीशफलिंग नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा परसेंटेज में काउंट होता है। अगर नॉमिनल जीडीपी पूछा तो रियल जीडीपी इनटू वाइस वर्सा प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 कर देना। ओके, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नाउ सर, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या इंडिकेट करता है? जब आप जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करोगे तो ये परसेंटेज में आएगा। अगर आपको जीडीपी का आंसर आता है जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100%, तो समझ जाना 2 साल के बीच में, पास्ट ईयर और करंट ईयर के बीच में महंगाई कम हुई है, विच इज अ बेस्ट पॉजिटिव इंडिकेटर। और अगर जीडीपी डिफ्लेशन मोर देन 100% आता है, 109%, 110%, तो समझ जाना कि 2 साल के बीच में प्राइस लेवल राइज हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है। ओ, तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स आपने ये समझा कि नेशनल इनकम सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं, इकोनॉमी की पूरी कहानी होती है, प्रोडक्शन से लेकर खर्च और इनकम तक। और गाइस, यही तो करंट ईयर के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का, देश के लोगों के परफॉर्मेंस का, नाउ देश को के डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट कार्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कैलकुलेट होता है। समझा? तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।